Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is At the River's Edge by Miss Edith Somerville and Martin Ross from the book Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. Also, if you can support entertainment channels, you should also support study channels too. So please subscribe. So we will start by the introduction of the writer. Miss Edith Somerville and her cousin Martin Ross has written a number of incomparable books in collaboration. दोनों ने मिलके एक साथ काफ़ी बुक्स लिखी हैं जिसके अंदर they deal with charm, pathos and humor of Irish life. ज़्यादातर आयरिश लाइफ जो है, आयरिश लोग, आयरलैंड के जो लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में स्टोरीज लिखी हैं. Their works are in prose of extraordinary perfection. बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखी हैं और प्रोज में उनके जो कि उन्होंने काम किया है, जो लिखा है, उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफेक्ट माना जाता है. This At the River's Edge has been taken from the book Strays Aways, which is about the charming and lifelike portrait of an old Irish woman. एक आयरिश वुमन की इसके अंदर एक छोटा सा जिक्र किया गया है, उसका स्टोरी बताई गई है और उसको जबकि साथ में क्या दिखाया गया है, उसका कैरेक्टर, जो आयरिश पीपल किस तरह के होते हैं, उनकी पर्सनालिटी किस तरह से होती है, उनकी सुपरस्टिशंस और उनकी बिलीव्स क्या होते हैं. दिस हैज़ बीन शोन थ्रू अ सिंगल वुमन, जो कि स्टोरी के अंदर बताई गई है. The author also deals with the Irish conception of love in this, with delicate humor. और असल में जो ये एक्सट्रैक्ट है, इट इज़ एक्चुअली अ करेक्टर स्केच, जो कि जो इसके अंदर एनास्तासिया जो मेन करेक्टर है आयरिश वुमन, उसके बारे में असल में ये करेक्टर स्केच है जो दिखाता है कि आयरिश लोग किस किस्म के होते हैं और आयरिश माइंड और लाइफ के बारे में ये हमें आइडिया देता है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल स्टार्ट द समरी. It starts from these lines. It happened to me to spend a winter night in the company of Anastasia. यहाँ से स्टार्ट लेते हैं राइटर और वो बताते हैं, शुरू में उन्होंने बता दिया है कि विंटर नाइट है और वहाँ पर जो है उन्होंने एक विंटर नाइट गुजारी है एक वुमेन के साथ जो कि है एनास्टासिया, और उसकी कंपनी में क्या डिस्कशंस हुई वो अपनी इस पर्सनल नरेटिव के ज़रिए बताएंगे. सेटिंग बता दी गई है शुरू में. एनास्तासिया और नरेटर साथ में बैठे बातें कर रहे हैं और साथ साथ पेशेंट्स को भी देख रहे हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, उनके ऊपर वॉच कर रहे हैं. उन्होंने बात बीच में से बातें करते हैं और आस्ता आस्ता वो साथ में पेशेंट्स का ख्याल भी रखते हैं. इस कन्वर्सेशन के ज़रिए ज़्यादातर जो एनास्तासिया की तरफ से ही हो रही थी, नरेटर को बहुत कुछ पता चला, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जो है पता चली आयरिश वुमन के बारे में, और ख़ासतौर पर उनकी जो ज़िंदगी का तरीका है और उनके जो सुपरस्टिशंस होते हैं उसके बारे में काफ़ी पता चला. Like all her people, उसको सबसे she was deeply interested in other people, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो दूसरे लोगों की लाइफ्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे और हर एक चीज़ ज़्यादा डिस्कशंस उनकी इसी बारे में होती थी. जो एनास्तासिया थी, शी वॉज अ वुमेन जो कि सारी ज़िंदगी अपने ही इलाके में उसने ज़िंदगी गुजारी है, अपने होम टाउन से वो कभी बाहर नहीं गई, उसने बाहर की दुनिया इतनी नहीं देखी, इसलिए उसकी साइकोलॉजी राइटर इसके अंदर बताएंगे कि ऐसे लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है. उनका लिमिटेड माइंडसेट होता है और उसका जो नेटिव टाउन था इट वॉज गॉलवे, वो वहाँ की रहने वाली थी, वो वहीं सारी ज़िंदगी उसने गुजारी. और वो ऑन टॉप ऑफ दैट शी वॉज इलिटरेट टू, यानी कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, शी वॉज अनएजुकेटेड, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा राइटर ये फैक्टर जहन में रखते हैं कि क्यों एनास्तासिया की पर्सनैलिटी ऐसी थी. Perhaps these two factors made her a very agreeable talker. अच्छा, जब आप किसी अनएजुकेटेड पर्सन से मिलते हैं या ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने हमेशा एक लिमिटेड लाइफ गुजारी होती है, तो आपने नोट किया होगा कि वो ज़्यादा बातें करने में बहुत अच्छे होते हैं वो लोग. जब बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो कम बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देते हैं, ना वो ज़्यादा बात करते हैं. पर जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो घुलते मिलते लोगों में ज़्यादा है और इसी तरह इसीलिए वो जो उनकी जो बातों करने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा और एग्रीएबल होता है और लोगों को उनकी बातें सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है और उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है. सो उनका ये एक फैक्टर होता है उनकी पर्सनैलिटी में. अच्छा, फिर यहाँ पे जो है एनास्तासिया की थोड़ी सी जो फिजिकल अपीयरेंस है राइटर ने वो भी बताई है.
Writer gives us the idea about her age that she was 60-year-old woman, means she was an old woman, and उसकी grey eyes थी, और जो है she was a huge and a thick set heavy woman. और उसको writer ने इस तरह से describe किया है, I have never seen a cow seat itself in an armchair, but I imagine that it would do so in the same manner of Anastasia. मतलब कि वो काफ़ी heavy और huge woman थी. एंड उसके बारे में बताते हैं कि शी वॉज क्लमजी टू, यानी कि तो अनटाइडी थोड़ी सी थी, क्योंकि उसके जो एप्रन था, कपड़े थे, वो इतने क्लीन नहीं थे लग रहे. तो उसने इस तरह से उनकी फिजिकल अपीयरेंस के ज़रिए भी उसकी एक पर्सनैलिटी का पहलू दिखाया है. फिर राइटर जो है वो उनकी बिलीव्स की तरफ आते हैं कि आयरिश पीपल काफ़ी सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी कि वो सुपर नेचुरल चीज़ों में और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी बिलीव रखते हैं. जो है वो अनास्तासिया इस तरह से बात कर रही थी, और राइटर को इस तरह से अंदाज़ा इस बात का हुआ कि वो दूसरों के बारे में कहती थी कि जो वहाँ के जो उसके एरिया के लोग हैं वो इस सुपरस्टिशियस चीज़ों में काफ़ी बिलीव करते हैं, सुपर नेचुरल चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं. और वो ये कोशिश कराने की शो कराने की कोशिश कर रही थी कि वो खुद इन देम थिंग्स में बिलीव नहीं करती. देम थिंग्स यहाँ पे उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है फॉर द सुपर नेचुरल थिंग्स, जो कि जैसे कि गोस्ट, फेरीज, एल्व्स, एवरीथिंग लाइक दैट. उसके लिए जो है देम थिंग्स वर्ड जो है वो अनास्तासिया यूज़ करती थी. वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उनको ये कहा जाता था. लेकिन नरेटर को आसानी से नज़र आ रहा था कि जो है वो काफ़ी इनमें बिलीव रखती है, क्योंकि ख़ुद भी वो उनके बारे में बात करते हुए थोड़ी घबरा रही थी, और कि कहीं कोई सुन ना ले ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ उसको, और कहीं उसको बुरा ना लग जाए उनको, और अनास्तासिया के साथ फिर आगे कहीं बुरा ना हो. राइटर को ये पता था कि इसकी जो कंपेनियन है, नहीं, अनास्तासिया को ये पता था कि उसकी जो कंपेनियन उसके सामने बैठी है वो एजुकेटेड पर्सन है, और जिसने दुनिया बाहर की दुनिया भी देखी हुई है, अपने टाउन से बाहर भी देखा हुआ है, और इसलिए वो इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं करेगी और उसे रिडिकुलस लगेंगी. पर फिर भी वो खुद तो बिलीव करती थी, इसलिए वो तरीके से बात कर रही थी इस बारे में अबाउट द फेरीज. और इस तरह से वो बात करते करते उसका जो लहजा था, उसकी जो टोन थी, वो काफ़ी रिलीजियस हो जाती थी और रिस्पेक्टफुल हो जाती थी जब वो सुपर नेचुरल बींग्स के बारे में बात करती थी, और वो हल्की हल्की आवाज़ में बात करना शुरू कर देती थी जैसे कि कोई उसको सुन ना ले. इनफैक्ट वो जो है एक रिमेंबर द सेटिंग कि असल में ये वजह भी है कि क्यों अनास्तासिया इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी, क्योंकि शी वॉज लिविंग इन अ क्रूकेड कैबिन आउटसाइड द टाउन. जो कनेमरा का जो टाउन है, शी वॉज लिविंग इन अ विलेज नियर द बॉर्डर ऑफ कनेमरा. लेकिन जो उसका घर था वो एक क्रूकेट कैबिन था, जो कि टाउन से काफ़ी दूर था और एक अलग सी जगह पे था, जिसकी वजह से वो काफ़ी लोनली प्लेस में रहती थी, और इसलिए वो इस वजह से ज़्यादा घबराई हुई भी रहती थी, और उसको ये डर था कि कहीं अकेले में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कोई सुपर नेचुरल हादसा ना उसके साथ हो जाए. तो इसलिए ये एक नेचुरल था उसकी तरफ से कि वो अच्छे हालात ही ताल्लुकात रखना चाहती है सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ विद द पावर्स ऑफ द डार्कनेस. और इसी वजह से उसका एक अपोलोजेटिक बिहेवियर था, इस वजह से कि लोग उनको इग्नोर करते हैं, बट दे आर देयर एंड यू शुड एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, और उनको अनॉय नहीं करना चाहिए. फिर अनास्तासिया ये बताती है कि जो कनेमरा के लोग हैं वो फेरीज में भी बिलीव करते हैं, और वो ये बिलीव करते हैं कि वो एक बड़े से रॉक के नीचे, जो समंदर के पास एक बड़ा सा पत्थर है, उसके नीचे फेरीज का घर है, वो वहाँ रहती है. और जो है अनास्तासिया ये बिलीव करती थी कि वो फॉलन एंजल्स हैं एक्चुअली, जो कि निकाल दिए गए थे जन्नत से और फिर वो दुनिया में आकर रहना शुरू हो गए. एंड दिस फेरीज आर एक्चुअली दोज फॉलन एंजल्स जो वहाँ रहती हैं, और अक्सर जो है वहाँ से बच्चों की चीखने की भी आवाज़ें आती हैं. लोग वहाँ के ये बिलीव करते हैं कि जब फेरीज उनको वहाँ अपने रॉक के नीचे घर में लेके जाती हैं तो वहाँ से बच्चों की चीखने की आवाज़ें आती हैं. तो यानी कि इस तरह के सुपरस्टिशियस बिलीफ थे वहाँ के लोगों के. और फिर जो है वहाँ पे बताती कि अनास्तासिया बताती कि वाकई में अजीब वाक़यात हुए हैं वहाँ पर. तो याद कराती है कि कैसे एक दफ़ा एक आदमी ने उसे बताया कि उसने अनास्तासिया को एक बड़े पत्थर के पास करीब खड़े देखा था. अनास्तासिया ने सर पे एक घास का जो है वो बोरा सा उठाया हुआ था, और उसने उसको देखा वहाँ पर. लेकिन अनास्तासिया कहती है कि असल में तो मैं वहाँ उस जगह कभी गई ही नहीं. उस आदमी ने पता नहीं कैसे मुझे वहाँ देख लिया, क्योंकि मैं तो वहाँ ऐसी जगहों पे कभी गई ही नहीं. और फिर उसके बाद शी थैंक्स गॉड कि उसके बाद उसके साथ कुछ बुरा ऐसा नहीं हुआ,
यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुद भी सुपरस्टिशियस थी और बिलीव करती थी इन चीज़ों पे, और उसे ये बहुत अजीब लगा कि उसको किसी ने ऐसी जगह पे देखा जहाँ वो थी ही नहीं, तो वो अपने लिए फ़िक्रमंद थी कि शुक्र है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर वो उसके अलावा और भी इंसिडेंट्स बताती है कि उसके साथ एक और दफ़ा भी ऐसा हुआ कि एक औरत ने जो है उसे दोबारा से एक रॉक के करीब देखा, एक और जगह पे, और वो वहाँ पे भी मौजूद नहीं थी, और जिसकी वजह से वो औरत देम थिंग्स अपने साथ ले आई, उसके ऊपर असर हो गया जब वो टाउन में रहने आई। तो वो कहती है कि वो रात को ऐसी आवाज़ें भी आती हैं कि वो पूरे टाउन में फेर रही होती हैं ऐसी चीज़ें, जबकि कोई भी इंसान बाहर नहीं होता। राइटर को जो एनास्तासिया का बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक दिस, Sure, I wasn't in the place at all, but whatever was in it, the Lord saved us. He seen the woman, and he knew well it was meself, and she coming to him, and she in a valley, and it was the fall of the evening in harvest time. इस तरह से वो बता रही थी कि उसके साथ ये वाक़या पेश आया। तो राइटर को जो फॉल ऑफ द इवनिंग वर्ड उसने यूज़ किया है वो उसे काफ़ी अच्छा लगा। वो डस्क भी कह सकती थी, ट्वाइलाइट भी कह सकती थी, पर उसने फॉल ऑफ द इवनिंग वर्ड बोला, जो उसे काफ़ी अच्छा लगा कि इसकी जो ज़बान का लहजा है वो बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज यूज़ करती है ये। और इससे राइटर ने अंदाज़ा लगाया कि ह्यूमन नेचर एनास्तासिया को बहुत ज़्यादा क्लियर थी, वो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती थी, और इस तरह से जो इलिटरेट पीपल होते हैं, विलेज के, कंट्री साइड के लोग, उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से इस तरीके से बात करनी आती है, उनके जो ज़बान की मिठास ऐसी ही होती है। इन बातों को सोचते सोचते राइटर के जहन में एक बात आती है कि क्या एनास्तासिया ने कभी एनास्तासिया के जहन में लव का कंसेप्ट क्या है। राइटर बताते हैं कि एनास्तासिया पहले अपने भाई के साथ उसके घर में रहा करती थी, पर उसकी जो भाभी थी वो उसके साथ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से एनास्तासिया घर से निकाल दिया गया और जो है वो अलग रहना शुरू हो गई। उसके अलावा एनास्तासिया अनमैरिड भी थी, पर उसकी कोई वजह नहीं थी कि वो अनअट्रैक्टिव थी या वो कोई मसला था उसके साथ, इसलिए वो अनमैरिड थी। पर वो बस वो लाइफ उसकी ऐसी थी क्योंकि उसके जहन में लव का कोई कंसेप्ट नहीं था। मैरिज उनके लिए एक जो है ख़ास एक चीज़ नहीं है इतनी। उसके अलावा जो लव अमेरिकन या दूसरे लोग जो लव को कंसेप्ट मानते हैं, वो एनास्तासिया के सर्कल में और उनके लोगों में वो एक बुरी चीज़ माना जाता था। इट वॉज नॉट समथिंग वेरी गुड, बट इट वॉज रादर कि वो उसको अवॉइड करते थे और उसको बुरा समझा जाता था। फिर जो है इसी तरह से इस बातों को याद करते करते राइटर के जहन में एक और मिशन सर्विस आ जाती है, जहाँ पर एक प्रीस्ट जो है वो आयरिश लोग जो जमा थे उनको एक सेमन दे रहा था। और मिशन सर्विस वो होती है जब ख़ासतौर पे क्रिश्चियन जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं वो न्यूली कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को जो है वो बताने चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो इसी तरह से एक राइटर ने भी मिशन सर्विस अटेंड की थी, और वहाँ पे वो जो प्रीस्ट था वो उसको उतना पसंद नहीं आया था। उसका एक बुलडॉग जैसा फेस था, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस में लोगों को समझा रहा था कि हाउ यंग मैन एंड यंग वुमेन शुड नॉट बी टुगेदर। एक साथ वो वॉक नहीं कर सकते, और ख़ासतौर पे रात के बाद उन्हें साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए। लोग जो वहाँ थे वो बहुत ईगरली रिस्पॉन्ड कर रहे थे उसकी वार्निंग्स को, और प्रीस्ट ने उनको एक स्टोरी भी बताई ताकि उनको डराने के लिए और वार्निंग करने के लिए कि कैसे एक नाइस यंग फैमिली रहती होती थी, लेकिन जो है उनके साथ बुरा हुआ क्योंकि उन्होंने इस तरह के सिंफुल काम किए। इसके अलावा उसने फिर से ड्रिंकिंग के ऊपर अपनी व्यूज़ बताया कि ये बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। खासतौर पर प्रोटेस्टेंट्स को मेंशन किया, बिकॉज प्रोटेस्टेंट्स को जो है कैथोलिक क्रिश्चियंस अच्छा बिल्कुल भी नहीं मानते, और उसने कहा कि इसलिए वो जो कपल है वो आज पर्गेटरी में जल रहा है। पर्गेटरी जो है इट्स लाइक अ बरज़ख। तो उसने वो एग्जांपल दी कि उन्होंने सिंफुल काम किए इसलिए आज वो पर्गेटरी में जल रहे हैं और वो उनके साथ बुरा हुआ। तो ये सब राइटर को याद आता है, और फिर उनको याद आता है कि कैसे जब ये सर्मन एंड हुआ तो लोग जब जा रहे थे वापस तो वो एक दूसरे से दूर दूर मैन एंड वुमेन रह रहे थे, क्योंकि उनके जहन में वो वार्निंग्स चल रही थी और जो प्रीस्ट ने उनको डराया था वो सब उनके जहन में चल रहा था। यानी कि यहाँ पे हमें राइटर का माइंड भी पता चल रहा है कि वो इतना ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियनिटी और मोरालिटी और सिन और इस तरह की चीज़ों में बिलीव नहीं रखते। वो जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड कह सकते थी, और वो उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी जो प्रीस्ट ने कही। तो यानी कि देयर वाज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एनास्तासिया's थिंकिंग एंड द राइटर्स थिंकिंग। फिर यहाँ पे दोबारा से एनास्तासिया अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है और वो एक प्रीस्ट का जिक्र करती है
कि जो है एक प्रीस्ट था जो कि उसको पर्सनली वो जिसको जानती थी, उसने जो है एक स्ट्रेंज इंसिडेंट एनास्तासिया को बताया कि एक यंग वुमन और उसका हस्बैंड जो है वो जो है अपनी जो वुमन की माँ थी उसको बुरे तरीके से ट्रीट करते थे और वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे और उसकी वजह से वो फौत हो गई। लेकिन जब वो फौत होने लगी उससे पहले उसने वार्न किया कि वो अपनी कब्र से बाहर आएगी और उन दोनों को पनिश करेगी। इसी तरह से क्या हुआ कि वाकई में प्रीस्ट ने बताया कि उसका कॉफिन जो है वो उसकी ग्रेव से बाहर नजर आया पड़ा हुआ और देखा कि वहाँ पर बहुत कुछ और भी था। और वहाँ सन इन लॉ जो है वो गया, उसने उस दोबारा कॉफिन को बरी किया, दफनाया और लेकिन बरी करते हुए उसको वहाँ चोट लग गई फिंगर पे जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द स्टार्ट हो गई और विद इन अ फ्यू वीक्स ही डाइड बिकॉज ऑफ इट। और उसकी क्योंकि उसने बुरा सलूक किया था। उसके अलावा जो बेटी थी डॉटर उसके साथ भी बुरा हुआ, उसको फिट्स होना शुरू हो गए, उसको बीमार हो गई वो टिल प्रीस्ट क्योर्ड हर। फिर ये उसको एक प्रीस्ट ने वाक्य सुना था। फिर जो है नरेटर को एकदम से जहन में आता है, याद आता है, वो अनास्तासिया से पूछती है कि यहाँ पे एक पहले भी एक प्रीस्ट रहता था 40 इयर्स बिफोर इस विलेज में, आपको उस बारे में कुछ पता है? तो और उसकी प्रीचिंग काफ़ी मशहूर भी थी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है और उसको एक पीस ऑफ सरमन भी उस प्रीस्ट का याद था और जिसके लिए जो है उसने ट्रांसलेट किया था। अनास्तासिया बताती है कि वो बहुत ही अच्छा प्रीस्ट था जो कि सीधा मरने के बाद पर्गेटरी से आसानी से गुजर गया, उसने क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं थे किए और सीधा जन्नत में पहुंच गया। फिर जो है राइटर उससे पूछते हैं कि आजकल जो आयरिश लैंग्वेज सिखाई जाती है उसके बारे में अनास्तासिया का क्या ख्याल है। तो वो कहती है कि शी डिड नॉट थिंक इट डिजर्व टू बी कॉल्ड आयरिश। जैसे कि हर एक इंसान अपनी जनरेशन की चीज़ों को और अपनी जनरेशन की लैंग्वेज और कल्चर को बहुत अच्छा मानता है और नेक्स्ट जनरेशन को कहता है कि इसमें ये कमी है, हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो इसी तरह से अनास्तासिया भी यही कहती है कि हमारे ज़माने में जो आयरिश लैंग्वेज थी वो असल आयरिश लैंग्वेज थी जिसके अंदर इमोशंस थे, डीप सेंस थी, लोगों को जज्बात का पता था। जबकि आजकल जो आयरिश सिखाई जाती है वो यूजलेस है और वो कभी भी ओल्ड लैंग्वेज जैसी नहीं हो पाएगी। और उस टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे जज्बात को समझने वाले थे और ये उनकी लैंग्वेज में भी नजर आता था। एंड ऑल देयर सॉन्ग्स वर लव सॉन्ग्स एंड देयर वाज नाउ नो टॉक ऑफ लव नाउ। यही बातें करते करते जो है रात ख़त्म हो जाती है, सुबह होने लगती है और जो है राइटर पे यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं कि कैसे सुबह आती है। दैट द सॉन्ग ऑफ द रॉबिन ट्रिकल थ्रू द स्टिलनेस at the other side of the river, a bell in the whitewashed convent intoned in a quiet treble the quiet hopelessness of the sick room, and then एनास्तासिया उठ के किचन में चली जाती है वहाँ के काम देखने के लिए क्योंकि सुबह हो गई है। जो है वहाँ पर एक और भी लोग हैं किचन में, वहाँ एक लड़की है जो कि बर्तन वगैरह कर रही है काम उससे और साथ साथ सॉन्ग गा रही है। वहाँ पे फिर जो है आवाज़ें आ रही हैं किचन की, डिफरेंट बर्तनों की और हर एक चीज़ की के जो है एक्टिविटी दोबारा से सुबह आने के साथ शुरू हो गई है। और फिर वहाँ पे एक और यंग गर्ल को राइटर देखती है, उसका नाम मैरी एलन होता है, जो कि वहाँ पे बैठी दरिया के पास बर्तन धो रही होती है और साथ साथ सॉन्ग गा रही होती है। जबकि वहाँ से एक यंग मैन आता है घोड़े पे बैठा हुआ और उसके जो है वो पानी में से गुजरते हुए, क्योंकि दरिया के पास बैठी है, वो अपना घोड़ा जो है वो मैरी एलन के पास लाता है और उससे पूछता है कि मैरी एलन, I'm going to be married this shaft and I will give you the preference। सीधा सीधा उसे प्रपोज करता है, इजी लैंग्वेज में बोलता है कि मैं इस वेडनेसडे जो हूँ बिफोर दिस वेडनेसडे मैं शादी करने वाला हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। पर जो है मैरी एलन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे और कहती थैंक यू जॉनी, I would sooner stay as I am। Simply she just declined the proposal like that with these words। और जो है यानी कि जिससे राइटर को अंदाजा हुआ कि इनके लिए इतना आम बात है एक मैरिज होना और मैरिज प्रपोजल आना इतना आम बात है कि उसने इतने आम तरीके से इसको डिक्लाइन कर दिया, जैसे कि आपको कोई अम्ब्रेला ऑफर करो और आप उसको इजीली डिक्लाइन कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं ज़रूरत, थैंक यू। इस तरह से वो लोग मैरिज को समझते थे, लाइटली लेते थे और उसने ये डिक्लाइन कर दिया। फिर वो वापस आ गए किचन में और थोड़ी सी लाइफलाइन की आवाज़ आती है, डिफरेंट बातों की आवाज़ें आती हैं और जो है इस तरह से उसको राइटर को उनकी लाइफस्टाइल के बारे में अंदाज़ा हुआ। फिर से दोबारा से राइटर जो है सीन डिस्क्राइब करते हैं। In the grass between the window and the river, the young spikes of the daffodils were grouped like companies of spearmen. Thorn tree
then water running, tossed from the ground, then bird again, the robin, यहाँ पे mention हुआ है. The low wind gathered and a mist began to thicken the sky. It went and came. It must return to press the house to its bosom and tell those within of its love and its despondency. यानी कि राइटर ने अपने वर्डिंग से बयान किया है कि कैसे जो आसपास का एटमॉस्फेयर था कितना ब्यूटीफुल लग रहा था और वो आयरिश लोगों को और आयरिश लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे कर रहा था. So this was At the River's Edge. Hope you like the video. Please press a thumbs up icon and subscribe my channel.